हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डे 4 जिसमें हम यूपीएससी आंसर राइटिंग की जो ये सीरीज है इसमें हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि पीवाईक्यूज के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस हमें कवर करने थे, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है एंड व्हाट आर द पॉइंटर्स विच वी हैव टू कंसीडर इन दिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें कौन कौन से पॉइंटर्स ऐड करने चाहिए थे और एक एनालिटिकल व्यू होगा आपके पास कि भी आज जो जो जीएस है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड। और इससे जो है आप एक जो है यहाँ पर मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दिखाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि एक अच्छा आंसर आप कैसे यहाँ पर लिख सकते हो, ताकि आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आप फेच कर पाओ, आप ले पाओ। और ये जो आंसर राइटिंग होगी दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। इसमें जो क्वेश्चन होगा उसका मॉडल आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी और पॉइंटर्स जो हैं वो कौन कौन से ऐड करने हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी, और साथ में क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन के पूछने का तरीका कैसा था यूपीएससी का। तो इससे जो है आपको एक बेनिफिट भी है और आपको ये आंसर अपनी लैंग्वेज के अंदर एट द एंड आपको ये अपनी लैंग्वेज में लिखना भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज जिसमें हम आज का जो क्वेश्चन है दैट इज इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म implications ऑन द नेशनल मूवमेंट्स। तो उसने यहाँ पर पूछा है कि आप इवेल्युएट कीजिए जो पॉलिसीज हैं किसकी, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज हैं आप उसे इवेल्युएट कीजिए और इन पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा है नेशनल मूवमेंट के ऊपर। जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको बताना है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या प्रभाव था उसके बारे में आपको इम्प्लीकेशन यहाँ पे बतानी है और इसकी पॉलिसीज को इवेल्युएट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड इट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन। ये यूपीएससी के 2020 का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसको जो है आपने 10 मार्क्स के अंदर 150 वर्ड्स में लिखना है। और मैंने पहले भी आपको बताया है इफ यू आर राइटिंग सच क्वेश्चंस तो इसमें आपको एक तो अपना जो है आपने इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं है कि आपको हेडिंग देना है दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द बॉडी, दिस इज द कंक्लूजन। यू हैवंट मेंशन दीज थिंग्स। ये चीजें मेंशन नहीं करनी होती हैं। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन कि भी ऐसा 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 हुआ। फिर उसके बाद जो है आप पॉलिसीज को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद जो है आप इसको कंक्लूड कर दीजिए कि इसका इम्प्लीकेशन जो है वो नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर कैसे पड़ रहा था, वो आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें कंक्लूजन आएगा। तो इसमें आप वे फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि वे फॉरवर्ड जो होते हैं दैट आर मेंट फॉर द जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें होती हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक जीएस का टॉपिक है। जीएस के टॉपिक के अंदर ये आपसे पूछा गया एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही इजी है। अगर आपको लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज आपको अच्छे से याद हैं, इट मीन्स you have to cover the लॉर्ड कर्जन पॉलिसीज के लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी वो क्या क्या थी वो आपको पता होना चाहिए और उनका इम्प्लीकेशन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या रहा वो आपको पता होना चाहिए। सो इसका अप्रोच बेसिकली क्या होना चाहिए आई विल शो यू हियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके अंदर आपको क्या अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए। आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लॉर्ड कर्जन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप इनके बारे में दे सकते हो और इनके टेन्योर के बारे में दे सकते हो जब ये एज अ वाइसरॉय रहे हैं इंडिया के। तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो आपका मेन बॉडी जो आएगी देयर यू हैव टू डिस्कस द की पॉलिसीज विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। तो जो भी लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज थी तो आपको उनके बारे में बताना होगा, यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट एंड इनका इम्पैक्ट क्या रहा है नेशनल मूवमेंट के ऊपर। आप वो यहाँ पर लिख सकते हो विद एन एग्जाम्पल्स। तो ये आप एग्जाम्पल्स को ऐड करके इनके जो है इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो। तो जो
कंक्लूजन होगा दैट वुड बी इन 3 to 4 लाइंस। तो ये 3 to 4 लाइंस के अंदर रेलेवेंट आपको कंक्लूजन देना है, जो आपके सेंट्रिक पॉइंट आपने इस क्वेश्चन का ही रखना है। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूजन देना होता है, तो कंक्लूजन आपका रेलेवेंट होना चाहिए। तो भी जो भी यहाँ पर आपने पॉलिसीज दी हैं, इनका इम्प्लीकेशन क्या रहा है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या रहा है इन पॉलिसीज का नेशनल मूवमेंट के ऊपर, और जो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, वो आप इसके अंदर वो कंक्लूड कर सकते हो। दिस वुड बी योर कंक्लूजन। एंड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये बोथ जो चीजें हैं, दोनों ही चीजें आपको 3 to 4 लाइंस के अंदर कवर अप करनी होती हैं, एंड इससे जो है आपका आंसर एक बहुत इफेक्टिव बनेगा, एंड यू कैन फेच मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन दिस 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो एक मॉडल आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि वो कैसे आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो है लिख सकते हो कि जो लॉर्ड कर्जन है, ही सर्व्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। तो 1905 के अंदर जो है आप यहाँ पर इनको जो है इनका टेन्योर रहा है, यू कैन मेंशन हिज टेन्योर। और इनके टेन्योर के दौरान ही इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है, जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है किसके ऊपर, इंडिया की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, इकोनॉमिक्स जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो you can tell about these things and it would be covered in 3 to 4 lines. After that, you can mention here the main body, the key policies which he had included, which he had implemented during his tenure. तो इनके टेन्योर के दौरान जो भी पॉलिसीज यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, यू कैन टेल अबाउट दैट, सच लाइक एजुकेशन पॉलिसी ये लेकर के आए थे, द यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो ये लेकर के आए थे उसे रिफॉर्म करने के लिए ये यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 आया था, इसके बारे में आप बता सकते हो। उसके बाद जो है आप एक यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 के दौरान, आप उसके बारे में बता सकते हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें, ये पॉलिसीज आप यहाँ पर दोनों बता सकते हो, एक तो दी एजुकेशन पॉलिसी एंड सेकंड इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो ये यहाँ पर जो है आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन यू कैन राइट अबाउट हिज फॉरेन पॉलिसीज, जो लॉर्ड कर्जन की फॉरेन पॉलिसीज थी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी थी। ये जो थे कर्जन जो था दैट फोकस्ड अपॉन द कंसोलिडेटिंग एंड सिक्योरिंग हिज ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जो भी ब्रिटिश के द्वारा ऑक्यूपाई की गई टेरिटरीज थी नॉर्थ वेस्ट के रीजन के ऊपर, ये उनको कंसोलिडेट करना चाहते थे और वहां पर उनको सिक्योर करना चाहते थे। तो इस वजह से ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसीज लेकर के आते हैं, ये पॉलिसी इन्होंने लेकर के आए। उसके बाद आप यहाँ पर अफगान पॉलिसी के बारे में बता सकते हो। अफगान पॉलिसी कर्जन लेकर के आए थे ताकि ये रशिया का जो एक्सपेंशन हो रहा था सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ का जो एरिया था, यहाँ पर रशिया जो है वो एक्सपैंड करता ही जा रहा था, उसको काउंटर करने के लिए ही इन्होंने अफगान पॉलिसी लेकर के आए थे। एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन जो अब्दुल रहमान थे, अफगान के आमिर हैं, दैट इज अब्दुल रहमान, इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड यहाँ पर जो है फाइनेंशियल, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फाइनेंशियल जो एड थी, फाइनेंशियल हेल्प जो थी अफगानिस्तान को करने की यहाँ पर एक कोशिश दिखाई थी, दैट दे विल प्रोवाइड अफगानिस्तान द फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड इन्होंने जो है यहाँ पर ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पर दबदबा था इस क्षेत्र के ऊपर, वो अपना बनाने के लिए ये पॉलिसी ये लेकर के आए थे। और भी जो पर्शिया के तरफ ये जो एक पॉलिसी लेकर के आए थे अपने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, ताकि जो पर्शियन गल्फ एरिया के ऊपर जो है अपना ब्रिटिश का जो दबदबा है वो बनाने के लिए ये पॉलिसी ये लेकर के आए थे, ताकि जो भी कंपीटिंग इनकी जो एक पावर्स थी, द रशिया विच वाज एक्सपैंडिंग एंड द फ्रांस और टर्की, इन सब से जो है वो
इन जो पर्शियन गल्फ एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा लीजिए, और उनको जो है अपना दबदबा वहां पर बनाने के लिए, ताकि ये पावर्स वहां पर ना आ जाएं और इनका एक कॉम्पिटिटर ना यहाँ पर आ जाए। ऑल दो दे वर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स के कॉम्पिटिटर तो थे ही, और इनका पावर वहां पर ना आ जाए, और इसी वजह से ये पॉलिसी लेकर के आए थे। और एक इन्होंने जो है तिब्बत के साथ भी अपने रिलेशंस को जैसे ये इन्होंने मेंटेन किया था। जो कर्जन की तिब्बत पॉलिसी थी, तिब्बत पॉलिसी के अंदर इनको एक डर था कि जो रशिया है, रशिया कहीं इस तिब्बत के रीजन के अंदर अपना डोमिनेंसी ना क्रिएट कर दे। तो डोमिनेंसी अगर यहाँ पर रशिया की क्रिएट हो जाएगी, देन दैट विल बी वेरी कंसर्न पार्ट फॉर द ब्रिटिशर्स। एंड यहाँ पर जो है पहले ही 1890 के टाइम के ऊपर क्या हुआ था, 1890 के टाइम के ऊपर एक यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था पहले से ही बिटवीन द तिब्बत एंड द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच के अंदर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन फिर भी जो ट्रेड रिलेशंस थे वो यहाँ पर बंद ही थे। ट्रेड जो था वो हो नहीं पा रहा था, वो बंद ही था। ये जो एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब कर्जन वाइसरॉय बनते हैं, वो यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको रिवाइव करते हैं, और यहाँ पर जो तिब्बत है वो एग्री करता है कि वो जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे, जो इंडेमिनिटी होगी, दे विल पे टू द ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पर एग्री कर जाते हैं। और वो ये सब कुछ किसकी बदौलत हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द लॉर्ड कर्जन। तो ये कर्जन के एफर्ट्स के थ्रू ही ये यहाँ पर ट्रेड रिवाइव किया, ट्रेड यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर तिब्बत ने एग्री किया कि वो जो भी टैक्सेस होंगे दे विल पे टू द ब्रिटिशर्स, कि वो ब्रिटिशर्स को वो टैक्सेस, वो इंडेमिनिटी पे करेंगे। तो ये यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो यहाँ पर ये लेकर के आए थे, दैट इज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, ये लेकर के आए थे। तो इसको यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक्ट आया तो था, इट वाज, ये एक टूल था कि ये स्ट्रेंथन करेगा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को। जो इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी हमारी, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल को ज्यादा मजबूत करने के लिए ये एक्ट आया गया था, ये लाया गया एक्ट था बाय द लॉर्ड कर्जन। तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और रेलवे पॉलिसी ये लेकर के आए थे लॉर्ड कर्जन, रेलवे पॉलिसीज लेकर के आए थे। इन्होंने जो है इनका जो एम था, दैट वाज फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड द ट्रेड, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये रेलवे पॉलिसी लेकर के आए थे। और इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, दैट इज के इकोनॉमिक यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, दैट इज के इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिली है। और इससे जो है वो ब्रिटिशर्स का इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल भी मेंटेन रह गया, कि भी ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इनका एक कंट्रोल है, इनकी पावर है उसके ऊपर। और इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिकली भी हमें एक्सप्लॉइट किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप मिलिट्री पॉलिसी एक जो लॉर्ड कर्जन लेकर के आए थे, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। जो मिलिट्री पॉलिसी थी दैट विच द इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड कर्जन वाज, कि भी इन्होंने मॉडर्नाइज किया था इंडियन आर्मी को। जो इंडियन आर्मी थी उसको ये मॉडर्नाइज करना चाहते थे, और इन्होंने मॉडर्नाइज किया है उसे। एज इन्होंने ब्रिटिशर की जो प्रेजेंस थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इंडियन आर्मी के अंदर प्रेजेंस को इन्होंने इंक्रीज किया। और जो भी यहाँ पर हाई रैंक्स जिनको जानी थी वो ब्रिटिशर्स को ही दे दी, डिस्पाइट ऑफ गिविंग द हाई रैंक। जो भी जिनको अगर कोई भी अगर प्रमोशन मिलना था, जिन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को प्रमोशन मिलना था, उनको मिलने की बजाय वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स को मिल गया था। और इस वजह से जो इंडियन ऑफिसर्स थे जिनको प्रमोशन मिलना था, लेकिन उनकी प्रमोशन रुक गई, उनको प्रमोशन नहीं मिली, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर नहीं मिली। एंड इनसे क्या हुआ, उनको जो है एक उनके अंदर एक रिसेंटमेंट आ गया, उनको जो है बहुत ज्यादा ठेस पहुंची उनके बिहेव, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा
कि भी हमें प्रमोशन मिलना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ अस द ब्रिटिशर्स आर गेटिंग द प्रमोशंस। तो ब्रिटिशर्स को प्रमोशन मिल रहे हैं। तो इससे एक यहाँ पर नेशनल सेंटिमेंट उन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर क्रिएट हुआ। जो भी इंडियन आर्मी, जो वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे, जो इंडिया के सोल्जर्स थे उस आर्मी के अंदर, उनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रही थी कि अब तो जो है हम जो है हमारा नेशनलिस्ट, हमें जो है आपने ठेस पहुंचाई है। तो वो उनका जो ग्रोथ था, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो उनका था, दैट वाज ग्रोइंग देयर। तो इस तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ने की कोशिश की, ये इम्पैक्ट पड़ा था तो नेशनल मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि उनका झुकाव ज़्यादा नेशनलिस्ट की ओर हो चुका था कि अब हमें आज़ादी ही चाहिए, अब हमें जो है स्ट्रगल चाहे कितना मर्जी लंबा करना पड़े, वी विल डू दैट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है इनको फेस करनी पड़ी थी। तो इसके साथ साथ एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको भी कर्जन ने ही एस्टैब्लिश किया था। इसको एस्टैब्लिश करने का एक पर्पस तो था कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया कि हमें इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए। दैट इज फॉर देयर ओन पर्पस, वो भी उनके पर्पस के लिए ही था। अगर ये कुछ भी कर रहे थे, इफ दे आर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, दैट इज फॉर देयर ओन पर्पस, वो उनके खुद के पर्पस के लिए ही था। वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के बारे में सोच रहे थे। ये एक कंट्रीब्यूशन था कि जो एएसआई है, ये इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व तो करेगा, उनके आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करेगा, और इससे क्या होगा, जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज होगा उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे भी जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ही हो चुका था उसके ऊपर। उनको जो है यहाँ पर अपने पावर को एक्सर्ट करने में यहाँ पर हेल्प मिल रहा था, अगर वो ये सब चीजें कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो चुका था, ये नहीं हुआ था। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो इन योर आंसर। और इसमें कंक्लूजन आप दे सकते हो कि ये जो पॉलिसीज लेकर के आए थे एजुकेशन के अंदर, मिलिट्री के अंदर, कल्चर के अंदर, इन्होंने इंडिया के जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स थे, इंडिया के जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे उनको इंक्रीज करने में इस चीज ने हेल्प किया। और इंडियन के अंदर जो है इन्होंने एक सेल्फ गवर्नेंस का यहाँ पर डिजायर इन्होंने इंक्रीज कर दिया था। ये पॉलिसीज लेकर के आने का इनका खुद के तो पर्पसेस थे ही, लेकिन इन पॉलिसीज ने इंडियंस के अंदर अपने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को, अपने नेशनलिज्म को इंक्रीज करने का भी यहाँ पर एक काम किया। और उनको जो है यहाँ पर इंडियंस के अंदर ये डिजायर फिल कर दी कि वी वांट सेल्फ गवर्नेंस, हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। तो ये फीलिंग भी उनके अंदर जो है इंक्रीज हो रही थी। और लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के टाइम के ऊपर इस तरीके की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो भी इंक्रीज कर रही थी। और यहाँ पर कुछ जो है लीडर्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपने मेंशन करना है कि यहाँ पर बहुत सारे नेशनल जो है स्ट्रगल के लिए बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पर इमर्ज किए थे, जिन्होंने इंडिया के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंदर जो बहुत ही क्रूशियल एंड पाइवोटल रोल यहाँ पर प्ले किया है। दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। तो अभी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल आंसर को देख करके आप किस तरीके से पॉइंटर्स को ऐड ऑन कर सकते थे इन योर आंसर। और ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। If you know about the policies of Lord Curzon and their impact on the national movement and struggle for independence, तो इसमें आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। एंड आज की इस वीडियो को यहीं पर कंपाइल अप करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपने आंसर राइटिंग के लिए, तब आप मुझसे जो है डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे जो है इस चैनल के जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, विल ट्राई टू सॉल्व दैट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।